हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं न्यूटन बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और छठ पूजा अच्छे से मनाइए और उसके साथ आप पढ़ाई भी जारी रखिए। चलिए आपका समय न लेते हुए हम अपने दूसरे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास, इसमें हम पढ़ रहे थे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए यूरोपीय कंपनियों का आगमन, एक बात समझ लीजिए, ये बताए थे ये हम लोग का प्यारा भारत है, इसके बगल में पाकिस्तान है, ईरान है, ये अरब प्रायद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप है। और अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर में देखिएगा तो स्पेन और पुर्तगाल है, मतलब यूरोप का मैप है। यूरोप में ये देश जो है ये पुर्तगाल है और ये स्पेन है। देखिए यूरोप महाद्वीप के पूर्व में जिस देश को देखिएगा, मतलब एशिया, यूरोप महाद्वीप के पूर्व में एशिया महाद्वीप है, और खास करके भारत, और भारत के पूर्व में जो देश स्थित है उसे पूर्वी देश कहा जाता है। और भारत और एशिया महाद्वीप के पश्चिम में जो देश स्थित है उसे पश्चिमी देश कहा जाता है। तो न्यूज में सुनते भी होंगे पश्चिमी देश, पश्चिमी देश। पश्चिमी देश में यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुछ देश आते हैं जो खास करके विकसित देश है। और पूर्वी देशों में भारत, और इसमें यहाँ देखिएगा आसियान कंट्री है, थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। उसके बाद यहाँ इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, ये सब देश है। इसी को पूर्वी, खास करके यहाँ पे देखिएगा इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस, ये सब देश जो है द्वीप पे बसा हुआ देश है। इसके कारण इसे पूर्वी द्वीपीय देश भी कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वास्तु डिगामा से रिलेटेड ही कि भारत या पूर्वी देश या पूर्वी द्वीप समूह पर पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति कौन है? पूछेगा पूर्वी द्वीप समूह पर पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन है? तो आपको बताए थे कि सबसे पहले समुद्रिक मार्ग से वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे। इसका उत्तर हो जाएगा वास्को डी गामा। पूर्वी द्वीप समूह बोले या पूर्वी देश बोले? इससे पहले हम आपको ये भी बताए थे कि भौगोलिक खोज में यूरोप का नेतृत्व पुर्तगाल और स्पेन ने किया था, लेकिन उसमें भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था कौन? पुर्तगाल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भौगोलिक खोज में यूरोप महाद्वीप का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको याद रखना है भौगोलिक खोज में, भौगोलिक खोज में यूरोप महाद्वीप का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? तो हम आपको पिछले क्लास में बताए थे पुर्तगाल और स्पेन ने भौगोलिक खोज में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। उसमें भी पुर्तगाल अग्रणी देश थे। बताए थे कि पुर्तगाल को 1453 ईस्वी में पोप के द्वारा एक अधिकार दिया गया था कि आप जिस भी नए भौगोलिक खोज का अधिकार करिएगा, मतलब जिस भी भौगोलिक खोज का खोजिएगा उस पर आपका अधिकार होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भौगोलिक खोज में यूरोप महाद्वीप का नेतृत्व किसने किया था? तो पुर्तगाल और स्पेन बढ़ चढ़ के भाग लिया था, लेकिन उसमें भी अग्रणी देश कौन थे? पुर्तगाल थे। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और पूछा भी गया है बिहार दरोगा में, आप देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। ये समझने वाले क्वेश्चन है, इसलिए समझ के ये सब क्वेश्चन का उत्तर देना, इसलिए इतना मैप बना के आप लोग को समझा रहे हैं। अब जैसे इससे पहले बता चुके थे कि वास्को डी गामा भारत कब आता है, अब यही क्वेश्चन बार बार आप देखिएगा बिहार दरोगा में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है।
वास्को डी गामा भारत आते हैं कब? तो 1498 ईस्वी में आते हैं। पहले खाली ईयर्स पूछा जाता था, मतलब साल पूछा जाता था, लेकिन आपको 20 मई 1498 ईस्वी याद रखना है। डेट याद नहीं भी रहे लेकिन महीना याद रहना चाहिए कि मई के महीना में वास्को डी गामा भारत आए थे। चलिए, इसी के साथ हम वास्को डी गामा तक पढ़ चुके थे। उसके बाद देखते हैं दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति कौन है जो भारत आया था। दूसरा पुर्तगाली यात्री जो भारत आया था वो है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 1500 ईस्वी में भारत आया था। ये दूसरा पुर्तगाली नाविक है। ये कौन है? दूसरा पुर्तगाली नाविक। आपको पूछेगा प्रथम पुर्तगाली नाविक या प्रथम पुर्तगाली यात्री जो भारत आया था वो वास्को डी गामा है, वो सबको पता है। लेकिन ये भी याद रखना है कि दूसरा पुर्तगाली नाविक कौन है, तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, तो खाली कैब्राल याद रखिएगा। यही पेड्रो अल्वारेज कैब्राल है, यही व्यक्ति, यही पुर्तगाली व्यक्ति ब्राजील का खोज किया था। किसका खोज किया था? ब्राजील का खोज, ब्राजील का खोज किया था। ब्राजील आप देखिएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। ये आप देखिएगा, ये अफ्रीका का मैप है और अफ्रीका के पश्चिम में देखिएगा ऊपर में उत्तरी अमेरिका है, नीचे में दक्षिणी अमेरिका है। ये वाला मैप दक्षिणी अमेरिका का मैप है। दक्षिणी अमेरिका के मैप में ये वाला देश देखिएगा, ये ब्राजील है। आप लोग मैप देखते रहिए। मैप, राजनीतिक मैप वर्ल्ड का, राजनीतिक मैप इंडिया का अपने रूम में अपने टेबल पे लगा के रखिए और जो जो दिखाते हैं उसको देखते चलिए। इससे आपको देश का भी समझ बढ़ेगा कि कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है और कहाँ स्थित है। इसके कारण आपको पढ़ाई में आसानी होगी। तो ब्राजील का खोज किसने किया था? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। जब पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 1500 ईस्वी में भारत आते हैं तो अरब सागर में, ये भारत है, भारत के पश्चिम में स्थित है अरब सागर। अरब सागर में अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। बताए थे कि जब वास्को डी गामा भारत आते हैं तो अरब व्यापारी विरोध किया था। जब पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आता है तो ये भी पूरी तैयारी के साथ आता है। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल क्या है कि वास्को डी गामा जब आए थे तो पता था कि यहाँ अरब व्यापारी सब विरोध कर रहा है, तो ये भी गोला बारूद सेना लेके आया था। इसके कारण अरब व्यापारियों के साथ इसका छोटा मोटा झड़प भी होता है। तो याद रखिएगा, अरब व्यापारियों के साथ पहली बार झड़प, अरब व्यापारी के साथ पहली बार झड़प मतलब लड़ाई झगड़ा होता है अरब व्यापारी और पुर्तगाली के बीच में। कैब्राल से यही बात याद रखिएगा कि दूसरा पुर्तगाली नाविक कौन है? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल है। और ब्राजील का खोज किसने किया था? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने किया था। उसके बाद वास्को डी गामा पुनः भारत आते हैं। वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में पुनः भारत आते हैं। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आते हैं और इसी के प्रयास से 1503 ईस्वी में 1503 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री का स्थापना कोच्चिन में होता है। कोच्चिन में होता है। 1503 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री का स्थापना कहाँ होता है? कोच्चिन में होता है। ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री का स्थापना कब हुआ है? 1503 ईस्वी में हुआ है। हम आपको डेट क्रम वाइज पढ़ा रहे हैं, आप उसी क्रम से याद रखिएगा। धीरे धीरे आपको डेट में भी परेशानी नहीं होगा। आप इसी तरह पढ़िएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इत्मीनान से समझते चलिए और पढ़ते चलिए। तो प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री का स्थापना कहाँ होता है? कोच्चिन में होता है। किसके प्रयास से होता है? वास्को डी गामा के प्रयास से होता है। इसी के साथ
ये भी याद रख लीजिएगा। दूसरा पुर्तगाली फैक्ट्री, दूसरा पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1505 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में कन्नूर में होता है। कहाँ होता है? कन्नूर में होता है। कन्नूर जगह कहाँ है? केरल में स्थित है। ये बात भी याद रखना है। दूसरा पुर्तगाली फैक्ट्री का स्थापना 1505 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है? कन्नूर में होता है। देखिए फैक्ट्री, फैक्ट्री का मतलब अभी के फैक्ट्री से नहीं है। अभी जो भी फैक्ट्री है वो उत्पादन करता है, लेकिन उस समय पुर्तगाली जो फैक्ट्री लगा रहा है ये कोई वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा है। तो फैक्ट्री, इसको फैक्ट्री कहा जाता है। इस फैक्ट्री का मतलब था इस समय का कोठी, गोदाम। फैक्ट्री इसलिए लगा रहा था अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, और साथ ही साथ जो भी वस्तु खरीद के लाता था पुर्तगाली, जिसका व्यापार करना, तो वो अपने यहाँ लाके जमा करता था। तो कहीं कहीं आप देखिएगा फैक्ट्री को ही कोठी कहा जाता है। मेन शब्द कोठी ही रहना चाहिए। फैक्ट्री का शब्द अभी के सापेक्ष में बदल गया। फैक्ट्री का मतलब होता है उत्पादन करना, लेकिन पुर्तगाली कोई वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा था। तो फैक्ट्री भी समझ गए, फैक्टर शब्द से बना है। ठीक है, आप इतना बात याद रखिएगा। वास्को डी गामा से प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री, दूसरा पुर्तगाली फैक्ट्री। इसके साथ इसके साथ आपको याद रखना है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आता है। कौन आता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक रहते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीरा के बारे में याद रखना है। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आता है। कब आता है? 1505 ईस्वी में आता है। कब तक रहता है? 1509 ईस्वी तक रहता है। इसके बारे में ये बात याद रखना है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। देखिए गवर्नर बोलिए चाहे वाइसराय बोलिए, उसी को कहा जाता है गवर्नर वाइसराय। अंग्रेज में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें चेंज, गवर्नर का क्या रोल था, वाइसराय का क्या रोल था, उसको जानेंगे। लेकिन यहाँ पे गवर्नर और वाइसराय एक ही व्यक्ति को कहा जाता था। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या वाइसराय बनकर आने वाला व्यक्ति कौन है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीरा है। फ्रांसिस्को डी अल्मीरा आने के साथ उसको पता रहता है कि हमको समुद्र पर एकाधिकार प्राप्त करना है। कि जो भी व्यापार हो रहा था उस समय हिंद महासागर से हो रहा था, क्योंकि भारत उस समय सब देश के जितने भी देश थे, सब देश भारत से व्यापार करना चाहते थे। अपने आर्थिक हित हेतु भारत से व्यापार करना चाहते थे। क्या है भारत से? तो बताए थे कि भारत में उत्पादन ज्यादा होता था। उस समय भारत का लगभग पूरे विश्व के व्यापार में भारत का 3/4 हिस्सा रहता था। इस कारण भारत से सब व्यापार करना चाहता था, और भारत से व्यापार करने के लिए हिंद महासागर पे जिसका नियंत्रण रहता था उसका व्यापार ठीक ढंग से चलता था। इसी कारण अल्मीरा हिंद महासागर पर, हिंद महासागर का पार्ट है अरब सागर, और इस साइड है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। यह हिंद महासागर इसके नीचे में है, इंडिया के नीचे में है। एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है, वो भी हमारे देश इंडिया के नाम पे पड़ा है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर पर नियंत्रण करने हेतु फ्रांसिस्को डी अल्मीरा एक नीति लेके आता है। उस नीति को कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। तो याद रखना है क्या कहा जाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी। इसे ही हिंदी में कहिएगा ब्लू मतलब नीला, वाटर मतलब पानी। तो नीले जल की नीति, नीले जल की नीति, इसी को कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी को ही क्या कहा जाता है? नीले जल की नीति कहा जाता है। साथ ही साथ इसी को शांत जल की नीति कहा जाता है, शांत जल की नीति। क्यों कहा? इसका क्या उद्देश्य था ये हम आपको बताएं। इसका उद्देश्य था हिंद महासागर पर पुर्तगाली अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। ब्लू वाटर पॉलिसी का उद्देश्य क्या था?
हिंद महासागर पर पुर्तगाली अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। हिंद महासागर पर पुर्तगाली अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। इसके कारण कौन सी नीति लेकर आया था? ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति या शांत जल की नीति लेके आया था। तो ये आप समझ गए होंगे ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन से पुर्तगाली वायसराय लेके आया था, तो अल्मीरा लेके आया था। उसके बाद अल्मीरा दो युद्ध लड़ता है। 1508 ईस्वी में चौल का युद्ध, 1508 ईस्वी में चौल का युद्ध, चौल का युद्ध 1560 ईस्वी में। चौल कहाँ है? तापी, गुजरात में। देखिएगा समुद्र तट पे स्थित है चौल। चौल कहाँ है? चौल जगह का नाम है। कहाँ है? गुजरात में। किसके किसके बीच में युद्ध होता है? ये युद्ध जो होता है अल्मीरा और मिस्र के व्यापारी के साथ होता है। मिस्र के व्यापारी के साथ होता है। इसमें अल्मीरा की पराजय हो जाती है, तो अल्मीरा की हार हो जाती है और मिस्र के व्यापारी जीत जाता है। फिर इसके अगले वर्ष 1509 ईस्वी में दीव का युद्ध होता है। 1509 ईस्वी में दीव का युद्ध होता है। अब दीव का युद्ध किसके किसके बीच में होता है? दीव भी जगह है, आप देखिएगा यहाँ पे गुजरात के नीचे में एक द्वीप है, उसी का नाम है दीव। दमन एंड दीव का नाम सुने होंगे, जो हमारे भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तो वही दीव का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? तो अल्मीरा और मिस्र, तुर्की और गुजरात के व्यापारी के साथ होता है। एक और अल्मीरा रहता है, एक तरफ संयुक्त सेना रहता है। संयुक्त सेना किस किस का? मिस्र का, तुर्की का और गुजरात का। ये सब व्यापारी मिलके अल्मीरा पर आक्रमण करता है, लेकिन अल्मीरा इस सब को युद्ध में पराजित कर देता है। अल्मीरा जीत जाता है, इस सब को युद्ध में हरा देता है। इसके साथ ही अरब सागर पे कई क्षेत्रों पे, अरब सागर में कई बंदरगाह पर अल्मीरा का अधिकार हो जाता है। उसके बाद अल्मीरा के समय में ही पुर्तगाली कंपनी का मुख्यालय या चाहे राजधानी बोलिए, राजधानी कोचीन को बनाता है। बता चुके थे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब प्रथम कोठी जो खोला जाता है वो कहाँ खोला जाता है? कोचीन में। तो कोचीन को ही मुख्यालय बनाया जाता है पहली बार। मतलब पुर्तगाली का प्रथम राजधानी क्या था? कोचीन था। बनाने वाला व्यक्ति कौन है? अल्बुकर्क। बात याद रखिएगा, बनाने वाला व्यक्ति कौन है? अल्बुकर्क है। अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में ही भारत आता है और 1509 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय बनता है। तो अल्मीरा के बारे में इतना बात याद रखिएगा। अल्मीरा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किया था। 1560 ईस्वी में चोल का युद्ध लड़ता है, 1509 ईस्वी में दीव का युद्ध लड़ता है और इसी के समय पुर्तगाली मुख्यालय बनाता है किसको? कोचीन को। चाहे पुर्तगाली अपना राजधानी किसको बनाता है? कोचीन को बनाता है। बनाने वाला व्यक्ति कौन था? अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में भारत आते हैं, लेकिन 1509 ईस्वी में वायसराय बनते हैं। तो अब अल्बुकर्क के बारे में जानते हैं। आप ये सब नोट करके रखिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा। और आप नोट्स पढ़िए, जो समझा रहे हैं उसको पढ़िए। उसके बाद आप कोई भी बुक पढ़िएगा, आपको आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। पहले आप समझ लीजिए कोई भी टॉपिक को अच्छे से।
उसके बाद आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्वेश्चन लगाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अल्फांसो दी अल्बुकर्क, इसका पूरा नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो 1500 भारत तो आता है 1503 ईस्वी में ही, लेकिन ये गवर्नर बनते हैं 1509 ईस्वी में, और 1515 तक रहते हैं गवर्नर। कब से कब तक रहते हैं? 1515 तक रहते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क आने के साथ ही, इससे पहले हम बता चुके थे कि ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत समुद्र पर पुर्तगाली अपना नियंत्रण स्थापित कर रहे थे और करने में सफल भी हो रहे थे। लेकिन अब अल्फांसो डी अल्बुकर्क सोचा कि जमीन पर, स्थल पर भी कुछ पुर्तगाली का अधिकार होना चाहिए। तो इसके लिए ये क्षेत्र जो देखिएगा, गोवा है, यहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में स्थित है गोवा, समुद्र से लगने वाला राज्य है गोवा। गोवा पर आक्रमण करता है। उस समय गोवा किसके अधिकार में रहता है? तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के अधिकार में रहता है, और 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लेता है कौन? अल्बुकर्क। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लेता है, मतलब गोवा पर अधिकार कर लेता है। 1510 ईस्वी में इसके पास, पुर्तगालियों के पास कौन सा क्षेत्र आ गया? तो गोवा आ गया। इसके साथ ही 1511 ईस्वी में मलक्का पर अधिकार कर लेता है। अब मलक्का क्या है? मलक्का जल संधि है। आप देखिएगा ये भारत है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, यहाँ हम लोग का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में देखिएगा तो यहाँ सुमात्रा द्वीप है, और यहाँ मलाया प्रायद्वीप है। तो मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप के, प्रायद्वीप समझिएगा, द्वीप समझिएगा, ज्योग्राफी में समझिएगा सब, बीच में एक जल संधि है, उसी जल संधि का नाम है मलक्का। आप मैप में देखिएगा, आपको दिख जाएगा मलक्का जल संधि। और मलक्का जल संधि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर में जोड़ने का काम करता है। इसी पर अधिकार कर ले। अब किसी को हिंद महासागर में इधर से एंट्री लेना है तो मलक्का होते हुए आना होगा, और मलक्का होते हुए आना होगा तो यहाँ मलक्का पर अधिकार किसका है? पुर्तगाली का है, मतलब पुर्तगाली से पूछ के आना होगा हिंद महासागर में। इसी के तहत 1515 ईस्वी में हारमुज पर अधिकार कर लेता है, हारमुज पर अधिकार। अब हारमुज कहाँ है? ये भारत है, भारत के पश्चिम में देखिए, यहाँ पाकिस्तान है, और यहाँ ये वाला देश ईरान है, ये सऊदी अरब है, ये देखिएगा फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी। यहाँ देखिएगा हारमुज जल संधि है, और वही हारमुज जल संधि पर हारमुज बंदरगाह भी है, तो यहाँ अधिकार कर लेता है। व्यापार की दृष्टि से यह सब क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण थे। तो 1515 ईस्वी में हारमुज पर अधिकार कर लेता है। इसके साथ पुर्तगाली का इस सब क्षेत्र पर अधिकार हो गया, तो पुर्तगाली में अब सेना में ज्यादा से ज्यादा आदमी चाहिए। तो पुर्तगाल देखिए एक छोटा सा देश है, वहां उतनी जनसंख्या भी नहीं था, तो पुर्तगाल सोचा भारत में ही क्यों नहीं हम अपना जनसंख्या बढ़ाए, और भारतीयों के साथ क्यों नहीं घुल मिल जाए। तो इसके लिए क्या किया? यह विवाह नीति लेके आया। अल्बुकर्क कौन सी नीति लेके आया? विवाह नीति। विवाह नीति क्या था? उसने पुर्तगाली व्यक्ति को प्रोत्साहन किया कि भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करो। तो भारतीय महिलाओं के साथ मतलब पुर्तगाली व्यक्ति को तो प्रोत्साहन किया कि भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करो, लेकिन यहाँ भारतीय महिला भी शादी करने के लिए तैयार होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या किया? सोचा कि भारतीय महिला ऐसी तो शादी करेगा नहीं, तो ये क्या किया? अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। पुर्तगाली अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। अब ये सती प्रथा क्या है? सती प्रथा थोड़ा सा समझ लीजिए, जो समझते हैं उसके लिए कोई बात नहीं, जो नए होंगे वो थोड़ा सा समझ लीजिए। सती प्रथा क्या है?
देखिए सती प्रथा क्या था। प्राचीन काल में हमारे देश में सती प्रथा का उल्लेख नहीं था। लगभग 510 ईस्वी में गुप्त वंश चल रहा था भारत में। गुप्त वंश का शासन चल रहा था, उसमें शासक था भानुगुप्त। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, जो 1510 ईस्वी का समय दर्शाता है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से भारत में पहली बार सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा क्या था, तो जिस भी स्त्री का पति मर जाता था, उसके पति के साथ ही उस स्त्री को जिंदा जला दिया जाता था। उसे ही भारत में क्या कहा गया था, सती प्रथा कहा गया था। तो आप ये बात जानते हैं। तो क्या किया, अपने क्षेत्र में, खास करके गोवा वाले क्षेत्र में जो जो क्षेत्र जीते थे, उसमें सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे क्या हुआ, अब महिला मरेगी नहीं, विधवा हो जाएगी। तो उस विधवा महिला से पुर्तगालियों को, और विधवा महिला की स्थिति भारत में बहुत ही दयनीय स्थिति था उस समय। कोई उसके साथ मतलब देखना भी उसको नहीं चाहता था। तो विधवा महिलाओं के साथ पुर्तगाली को शादी करने हेतु प्रोत्साहन किया। तो यही मतलब सती प्रथा। ये नहीं कि हिंदू धर्म में कुरीति था इसके लिए अलगू बंद कर दिया। अपने फायदे के लिए सती प्रथा पर क्या लगाया, प्रतिबंध लगाया। ये समझ गए होंगे क्या है अपने फायदे के लिए प्रतिबंध लगाया। इसी कारण अल्बुकर्क को जब सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, तो अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। अब ये क्या है, राजा राम मोहन राय इसका पूर्वगामी कहा जाता है। जो जानते होंगे कोई बात नहीं, जो नहीं जानते होंगे उसको समझाते हैं। राजा राम मोहन राय भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का पिता कहा जाता है। हिंदू धर्म में बहुत सी कुरीति थे, उसमें से ही एक था सती प्रथा। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का भरसक प्रयास किया था राजा राम मोहन राय, और राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही 1829 ईस्वी में विलियम बेटिंग द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो यही सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयास से। और देखिए सती प्रथा पर पहले प्रतिबंध लगा दिया कौन, अल्बुकर्क। राजा राम मोहन राय से पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया अल्बुकर्क, जिस कारण अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। लेकिन राजा राम मोहन राय से पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया कौन, लगा दिया अल्बुकर्क लगा दिया। ये बात याद रखिएगा। इसी सब के कारण मतलब देखिए अल्बुकर्क बहुत सारे काम कर रहे हैं, जिस कारण अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है कि किसको पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो बस विद्यार्थी रट लेता है अल्बुकर्क को। अब आप समझ गए होंगे कि काहे कहा जाता है, कितना सारा हर क्षेत्र में काम किया, इसके कारण इसको पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इतना ही नहीं, साम्राज्य को विस्तार करने का सबसे ज्यादा प्रयास किया पुर्तगालियों ने, इसके कारण पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। अल्बुकर्क के बारे में ये सब पॉइंट याद रखिएगा। इसमें भी 1510 बोला, बीजापुर के शासक से गोवा छीन लेता है, राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है, भारत में सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था कौन, अल्बुकर्क किया था। उसके बाद अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके साथ हम आगे पढ़ते हैं। ये सब आप लिखते चलिएगा, नोट्स करते चलिएगा, आपका नोट्स बन जाएगा। आपका नोट्स ही आपको अंतिम समय में काम देगा। नोट्स बनाइए, जितना लिखिएगा उतना आपको जीएस आसान लगेगा। सुत के पढ़िएगा तो पढ़ते रह जाइएगा। इसीलिए बैठिए और लिखिए। इसीलिए हम लिखते हैं, नहीं तो हम लिख के भी ला सकते हैं। आप लोग का समय उससे बचेगा, लेकिन आप लोग भी लिखिएगा नहीं। उसके बाद अगला वायसराय, देखिए क्रम से पुर्तगाली वायसराय ने पढ़ना है। जो जो व्यक्ति कुछ कुछ काम किया उसी के बारे में करना है।
तो अगला वायसराय बन के आता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आता है? 1524 ईस्वी में वायसराय बनकर आता है भारत। 1524 ईस्वी में वायसराय बनकर भारत आता है। 1524 ईस्वी में वायसराय बनकर भारत आता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी मृत्यु 1524 ईस्वी में हो जाता है। 1524 ईस्वी में इसका निधन हो जाता है। कहाँ हो जाता है? कोचीन में, क्योंकि उस समय पुर्तगाली का राजधानी क्या था? कोचीन, तो वहीं रहेगा वायसराय, इसी कारण वहीं उसका निधन हो गया। वास्को डी गामा के बारे में याद रखना है कि भारत कुल 3 बार आते हैं। एक बार, प्रथम बार 1498 ईस्वी में, दूसरी बार 1502 ईस्वी में, और तीसरी बार 1524 ईस्वी में आता है, लेकिन यहीं पे इसका निधन हो जाता है। फिर आगे नीनो डी कुन्हा, अगला वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। नीनो डी कुन्हा जो 1500 मैच बदल रहे हैं। थोड़ा सा परेशानी आ गया, इसके लिए तो कोई बात नहीं, आगे समझते हैं। 1536 ईस्वी में बहादुर शाह से संघर्ष, और इसी संघर्ष में बहादुर शाह का हत्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है। समुद्र में ही इसको हत्या करके समुद्र में फेंक दिया जाता है। इसके बाद नीनो डी कुन्हा के बारे में याद रखना है। ये जगह है चेन्नई, जिसे पहले मद्रास कहा जाता था, तमिलनाडु में स्थित है। मद्रास में सेंट थोमे नामक बस्ती बसाता है। मद्रास में सेंट थोमे नामक बस्ती बसाता है। और बंगाल में हुगली में बस्ती बसाता है, पुर्तगाली बस्ती बसाता है। हुगली में पुर्तगाली बस्ती बसाता है। ये बात याद रखना है कि बंगाल में पूछेगा पुर्तगालियों का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था, तो कहेंगे हुगली। मद्रास में कौन था, तो सेंट थोमे। सेंट थोमे यहाँ है, बंगाल समझ के यहाँ है। हुगली आपको मिलेगा कोलकाता के नीचे, कोलकाता के बगल में हुगली। नीनो डी कुन्हा के बारे में इतना बात आपको याद रखना है। इसमें भी सबसे ज्यादा जरूरी, राजधानी को गोवा, मतलब गोवा को राजधानी बनाने वाला कौन सा पुर्तगाली वायसराय है, तो नीनो डी कुन्हा है, जो 1530 ईस्वी में गोवा को राजधानी बनाता है कोचीन की जगह। पहले पुर्तगालियों का राजधानी कोचीन था, अब राजधानी क्या है, गोवा है। 1534 में बसीन पर अधिकार कर लेता है, 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लेता है, 1536 में गुजरात का शासक था बहादुर शाह। जब आप मेडिएवल हिस्ट्री पढ़िएगा तो देखिएगा बहादुर शाह और हुमायूं का संघर्ष होता है, उसी में बहादुर शाह इसके पास सहायता लेने के लिए आता है।
बाद में दोनों में, पुर्तगाली और बहादुर शाह में थोड़ा सा जमीनी क्षेत्र को लेकर झड़प हो जाता है और बहादुर शाह का हत्या करवा देता है पुर्तगाली। मद्रास में सेंट थॉमस नामक बस्ती का निर्माण करवाता है नीनो डी कुन्हा, और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्ती का निर्माण करवाता है। नीनो डी कुन्हा के बाद आप अगला वायसराय देखिएगा। अगला वायसराय है मार्टिन डिसूजा। मार्टिन डिसूजा 1542 से 45 तक आता है मार्टिन डिसूजा। मार्टिन डिसूजा के बारे में क्या बात याद रखना है, इस गवर्नर के कार्यकाल में प्रसिद्ध ईसाई संत सेंट जेवियर भारत आते हैं। प्रसिद्ध ईसाई संत जेवियर भारत आते हैं। ये बात याद रखना है। पूछता है कि सेंट जेवियर कब भारत आया था, मतलब किस गवर्नर के कार्यकाल में आया था, तो डिसूजा के कार्यकाल में आता है। उसके बाद कौन सा पुर्तगाली गवर्नर याद रखना है, जब आजाद हो रहे थे, जब हमारा देश गुलाम होता है तो अंग्रेजों से गुलाम होता है, आजाद भी हम होते हैं, अंग्रेजों से आजाद होता है, लेकिन पुर्तगाल अपना क्षेत्र छोड़ के नहीं जाता है। तो 1947 में देखिएगा, आजादी के समय, तो वो क्वेश्चन पूछे, अभी तक नहीं पूछा गया है। आजादी के समय पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। उस समय पुर्तगाली गवर्नर थे बोस्सा। याद रखिएगा, अभी तक पूछा नहीं गया, हो सकता है कब आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि आजादी के समय में पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, तो याद रखना है बोस्सा। देखिए, अंग्रेज 1947 में भारत छोड़कर चले जाते हैं। 1954 में देखेंगे फ्रांस भारत छोड़कर चल जाता है, लेकिन पुर्तगाली भारत छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसको 1961 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया जाता है, और ऑपरेशन विजय के माध्यम से 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों को मार के भगाया जाता है। तो उस समय 1961 ईस्वी में अंतिम पुर्तगाली गवर्नर, अंतिम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, तो आपको याद रखना है सिल्वा। सिल्वा 1961 ईस्वी में गोवा पर किस तरह अधिकार करता है, ऑपरेशन विजय चलाता है भारत सरकार। ऑपरेशन विजय के तहत भारत सरकार द्वारा पुर्तगालियों को मार के भगाया जाता है, और इसी के साथ गोवा दमन द्वीप को स्वतंत्र करवाया जाता है पुर्तगालियों से। गोवा और दमन द्वीप को पुर्तगाली से स्वतंत्र करवाया जाता है। और गोवा दमन द्वीप को 12वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा, देखिए पुर्तगाली के बस्ती में गोवा, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली, यहाँ महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में देखिएगा तो यहाँ दादर नागर हवेली है, यहाँ दीव है, यहाँ देखिएगा गुजरात के तट है, तो दमन है, यह है दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली। तो दादर नागर हवेली को पुर्तगाली, ये सब क्षेत्र पुर्तगाली के अंदर में ही था। दादर नागर हवेली को पुर्तगाली 1600 दादर नागर हवेली को 1954 ईस्वी में पुर्तगाली छोड़ देता है। दादर नागर हवेली पुर्तगाली से कब स्वतंत्र होता है, दादर नागर हवेली पुर्तगाली से 1954 ईस्वी में स्वतंत्र होता है। गोवा दमन द्वीप कब स्वतंत्र हुआ, बता दिए 1961 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। उसके बाद दादर नागर हवेली कब स्वतंत्र हुआ, 1954 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। दादर नागर हवेली को
10वें संविधान संशोधन द्वारा, 10वें संविधान संशोधन द्वारा 1961 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है और गोवा और दमन द्वीप को 12वें संविधान संशोधन द्वारा, 12वें संविधान संशोधन द्वारा 1962 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। उसके बाद 1987 में देखेंगे कि दमन द्वीप को गोवा से अलग कर दिया जाता है और गोवा को राज्य बनाया जाता है और दमन द्वीप को यूटी बनाया जाता है। तो इस तरह आप पुर्तगाली का वर्णन का क्रम याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और पुर्तगाली का भारत में आगमन से भारत में क्या प्रभाव पड़ा। पुर्तगाली के भारत आगमन से पुर्तगाली के आने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। आपको याद रखना है प्रभाव में 4-5-6 प्रभाव हम आपको लिखा रहे हैं, वो सब याद रखिएगा। 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। आपको याद रखना है, पूछता है कि प्रिंटिंग प्रेस का लाने वाला देश कौन है, तो पुर्तगाली है। कब लेते आता है, 1556 ईस्वी में, और गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना करता है। इसके साथ ही भारत में बड़े बड़े जहाज निर्माण करने का विकास कौन करता है, पुर्तगाली ही करता है। बड़े बड़े जहाज निर्माण का केंद्र स्थापित करता है। साथ ही साथ तीसरा, गौथिक स्थापत्य कला लेके कौन आता है, तो पुर्तगाली आता है। गौथिक स्थापत्य कला लेके कौन आता है, पुर्तगाली लाता है। गौथिक स्थापत्य कला क्या था, तो देखते होंगे चर्च जो बने होंगे जिस स्थापत्य कला में, उसे ही कहा जाता है गौथिक स्थापत्य कला। तो भवन निर्माण की विधि है, खास करके जो चर्च देखते हैं बना हुआ, वो इसी कला में भारत में बना हुआ है, गौथिक स्थापत्य कला में। तो गौथिक स्थापत्य कला भारत लेके कौन आता है, तो पुर्तगाली लेके आता है। इस प्रभाव पर चौथा में देखिएगा, पुर्तगाली के आने से ही तंबाकू का खेती भारत में शुरुआत हुआ। तो तंबाकू की खेती की शुरुआत किसके समय हुआ, तो 1605 ईस्वी में जहांगीर के समय। जहांगीर के समय याद रखना है, जहांगीर के समय में होता है। तंबाकू की खेती का शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन है, करने वाला कंपनी कौन है, पुर्तगाली कंपनी है। इसके साथ देखिए, पुर्तगाली के आने से पहले भारत और जापान के बीच व्यापार नहीं हो रहा था। तो भारत और जापान का बीच व्यापार करने का श्रेय किसको जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। मतलब पुर्तगालियों के आने से ही भारत और जापान के बीच में व्यापार शुरू करता है। तो भारत और जापान के बीच व्यापार करवाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। छठी बात, पुर्तगालियों के आने से भारत में आलू, लीची, काजू, संतरा, अनानास, अंगूर, मूंगफली, ये सब भारत आता है। ये सब लेके भारत कौन आता है, तो पुर्तगाली आता है। तो ये पुर्तगाली के प्रभाव में ये सब बात याद रखिएगा। सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना कहाँ हुआ, तो गोवा में हुआ, 1556 ईस्वी में हुआ।
जहाज निर्माण का केंद्र के मतलब जहाज निर्माण नए नए तकनीक से जहाज निर्माण करने वाला कंपनी कौन है? पुर्तगाली है। गौथिक स्थापत्य कला भारत लेके कौन आता है? पुर्तगाली आता है। तंबाकू की खेती की शुरुआत भारत में कौन करता है? पुर्तगाली करता है। कब से शुरुआत करते हैं? 1605 ईस्वी में। देखिएगा जहांगीर जब गद्दी में बैठता है उसी समय से भारत में तंबाकू खेती की शुरुआत होता है। भारत और जापान के बीच व्यापार करने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगाली को जाता है। उसके साथ आलू, लीची, काजू, संतरा, अनानास, अंगूर और मूंगफली लेके भारत आता है। कौन? पुर्तगाली आता है। इसके साथ पुर्तगाली जब भारत आए थे तो इन्होंने एक व्यवस्था शुरू किया था, कार्टेज आर्मडा काफिला व्यवस्था। कार्टेज अलमीरा काफिला व्यवस्था, ये क्या है? कार्टेज अलमीरा। कार्टेज का अर्थ होता है परमिट। कार्टेज का अर्थ होता है परमिट। कार्टेज का अर्थ क्या होता है? परमिट। अब देखिए आपको बता चुके थे कि हिंद महासागर में पुर्तगाली अपना वर्चस्व, अपना नियंत्रण स्थापित कर चुके थे। अब हिंद महासागर में कोई अन्य व्यापारी को प्रवेश लेना है तो उससे पहले पुर्तगाली से कार्टेज लेना होता था, परमिट लेना होता था, एक तरह से लाइसेंस लेना होता था। उस लाइसेंस के बाद ही आप हिंद महासागर में प्रवेश कर सकते थे। अगर लाइसेंस नहीं लिए तो पुर्तगाली ही उस जहाज को डुबो दिया जाता था। पुर्तगालियों के द्वारा इस जहाज को लूट लिया जाता था, तो जहाज को डुबो दिया जाता था। इतना ही नहीं, पुर्तगाली हिंद महासागर में लूटपाट का काम भी करता था। जो लाइसेंस नहीं दिया छोटे मोटे जहाज को लूट लेता था, बड़े बड़े जहाज को भी लूट लेता था। इसके कारण जो भी व्यापारी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में व्यापार करना चाहता था तो उसके लिए उसे कार्टेज लेना पड़ता था। यहाँ तक अकबर भी पुर्तगालियों से कार्टेज लिया था। अकबर को निःशुल्क मिल गया था कार्टेज, लेकिन कार्टेज लिया था। उस समय दिखाता है कि पुर्तगालियों का वर्चस्व हिंद महासागर में कितना था। तो कार्टेज का अर्थ ही हुआ। काफिला समझते हैं। काफिला से पहले व्यापार निषेध, व्यापार निषेध पद्धति, व्यापार निषेध व्यवस्था क्या था पुर्तगालियों का? पुर्तगाली किसी भी अन्य व्यापारी को हिंद महासागर में काली मिर्च और गोला बारूद का व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था। मतलब इसमें था कि सिर्फ पुर्तगाली ही काली मिर्च और गोला बारूद का व्यापार कर सकता है। पुर्तगाली ही काली मिर्च और गोला बारूद का व्यापार कर सकता है। इसके लिए व्यापार निषेध, मतलब व्यापार पे क्या था? निषेध था कि मतलब काली मिर्च और गोला बारूद का व्यापार हिंद महासागर में कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाली ही करेगा। इसके लिए शुरू किया था काफिला व्यवस्था। काफिला व्यवस्था। अब क्या था काफिला व्यवस्था? देखिए इसका दो उद्देश्य था। मुख्य रूप से इसका क्या उद्देश्य था? दो उद्देश्य था। पहला उद्देश्य मतलब हिंद महासागर में जो लूटपाट होता था उसको कम करने के लिए, उसके मतलब अब पुर्तगाली से जब कार्टेज ले लिए हैं तो पुर्तगाली आपका सुरक्षा का हिंद महासागर में गारंटी लेता था। उसके पीछे पीछे मतलब जो भी व्यापारी का जहाज जाता था उसके पीछे पीछे पुर्तगाली का जहाज जाता था, सैनिक से भरे हुए जहाज जाता था, उसी को काफिला व्यवस्था कहा गया। और साथ ही साथ इससे पुर्तगाली ये भी चेक कर लेता था कि कहीं मेरा जो व्यापार निषेध अधिनियम है इसका कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, कोई दूसरा व्यापारी काली मिर्च और गोला बारूद का व्यापार तो नहीं कर रहा है। तो यही था कार्टेज अलमीरा काफिला व्यवस्था। तो आपको पूछा जाएगा कि कार्टेज अलमीरा काफिला व्यवस्था कौन सी कंपनी ने शुरुआत किया था? तो पुर्तगाली किया था। कार्टेज का क्या अर्थ होता है? अलमीरा मतलब अस्त्र से जहाज उसका सुरक्षा करता था। काफिला मतलब काफिला में चलता था, दो तीन जहाज आगे पीछे चलता था, तो उसी को कहा जाता था कार्टेज अलमीरा काफिला व्यवस्था। तो ये भी पूछेगा व्यापार निषेध अधिनियम या व्यापार निषेध व्यवस्था क्या था? तो हिंद महासागर में काली मिर्च और गोला बारूद का व्यापार सिर्फ और सिर्फ कौन करना चाहता था? पुर्तगाली ही करना चाहता था। दूसरा व्यापारी पे सब प्रतिबंध लगाया था। इसका काफिला व्यवस्था का दो उद्देश्य समझा दिए। आगे समझते हैं पुर्तगालियों का पतन कैसे हो गया। पुर्तगाली का पतन
पतन में भी 4-5 पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले धार्मिक कट्टरता। पुर्तगाली लोग धार्मिक रूप से कट्टर थे। धार्मिक कट्टरता, धार्मिक कट्टरता, इतना धार्मिक कट्टर थे कि गोवा पर जब अधिकार किया तो 1540 में गोवा के सभी मंदिर को 1540 ईस्वी में गोवा के सभी मंदिर को तोड़ दिया। दूसरा 1580 ईस्वी में स्पेन द्वारा पुर्तगाल पर अधिकार 1580 ईस्वी में स्पेन द्वारा पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया गया। ब्राजील की खोज, ब्राजील की खोज कर लेने से ब्राजील पर इसका ध्यान ज्यादा पड़ गया भारत के वजह। चौथी बात, हिंद महासागर में समुद्री डकैती। समुद्री डकैती बोले ना, हिंद महासागर में पुर्तगाली लूटपाट करता था। अरब सागर बंगाल की खाड़ी में लूटपाट करता था। कौन करता था? पुर्तगाली करते थे। 1632 ईस्वी में शाहजहां द्वारा हुगली से पुर्तगालियों को भगा देना। पुर्तगाली और शाहजहां के बीच में झड़प होती है 1632 ईस्वी में। शाहजहां पुर्तगालियों को युद्ध में मतलब हरा देता है और हुगली से पुर्तगालियों को बाहर कर देता है। और छठी बात, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो पतन का कारण है, अन्य यूरोपियन कंपनियों का आगमन। अन्य यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। अन्य यूरोपीय कंपनी का आगमन से क्या हुआ कि अब जो यूरोपीय कंपनी आ रहा है, नए नए तकनीक के साथ आ रहा है, उससे संघर्ष करने में पुर्तगाली पीछे रह जाता है। पुर्तगाली का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। ये बात याद रखना है पतन का कारण का, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? अन्य यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उसके साथ पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। एस्तादो द इंडिया मतलब पुर्तगाली कंपनी का मूल नाम क्या था? एस्तादो द इंडिया। ये बात याद रखना है। साथ ही साथ पुर्तगाल के लोग चटगांव बंदरगाह को महान बंदरगाह कहकर संबोधित किया था। महान बंदरगाह कहकर संबोधित किया था। यहाँ पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गया। अब कहीं भी आप पढ़ सकते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन आता है। हम आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप कमेंट में उसका जवाब दीजिएगा। दूसरा पुर्तगाली भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री का नाम, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली व्यापारी बोलिए, यात्री बोलिए, नाविक बोलिए, एक तो ये जवाब देना है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पुर्तगाली फैक्ट्री का स्थापना कहाँ हुआ है? प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री तो बताए थे कोचीन में हुआ, और दूसरा पुर्तगाली फैक्ट्री का स्थापना, दूसरा पुर्तगाली फैक्ट्री के स्थापना कहाँ हुआ? कौन सा गवर्नर था जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? इसी के साथ आप लोग पढ़िएगा। जय हिंद दोस्तों।